मैं कल एक छोटी सी पार्टी में गया था और वहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने बड़ी शान से मुझसे कहा, भाई मैंने आज एएमओ प्लेस किया और मेरा एडीआर पोर्टफोलियो अल्फा जनरेट कर रहा है। मेरा चेहरा एकदम देखने लायक था। सच कहूँ तो मुझे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई चाइनीज़ मुझसे बात कर रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट जो टर्म्स है ना वो आपके सर के ऊपर से होके जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो टेंशन मत लो गाइस, क्योंकि आज मैं स्टॉक मार्केट के जो सबसे बोरिंग टर्म्स है ना उनको एकदम मज़ेदार बना दूंगा आपके लिए। आज के इस वीडियो का एजेंडा ही यही है कि ए से शुरू होने वाले 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ए से शुरू होने वाले उन्हें बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना। तो वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर, क्योंकि आगे आने वाले हर टर्म्स आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा देंगे। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहला टर्म्स है आस्क प्राइस, यानी सेलर जिस प्राइस पर स्टॉक बेचना चाहता है उसे हम कहते हैं आस्क प्राइस। इन सिंपल वर्ड्स सोचो, तुम्हारी पसंद की बाइक का ओनर यानी सेलर 70,000 मांग रहा है। उसका ये 70,000 आस्क प्राइस है। अगर तुम उसको 65,000 दोगे तो उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। यानी सेलर जिस प्राइस से स्टॉक बेचना चाहता है उसी को हम आस्क प्राइस कहते हैं। एग्जाम्पल, राहुल के पास जोमेटो के शेयर्स हैं। वो सोचता है कि यार जोमेटो का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, अब 180 रुपये से बेच देता हूँ। तो 180 उसका आस्क प्राइस है। अब कोई खरीदने वाला 175 बोल रहा है, तो जब तक दोनों के बीच की डील 180 या उसके आसपास नहीं होगी तब तक डील फाइनल नहीं होगी। ये एक तरह से ये वो मिनिमम प्राइस है जो सेलर चाहता है अपने बायर से। नंबर 2, एसेट एलोकेशन, यानी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह स्टॉक्स, बॉन्ड या गोल्ड एटसेट्रा में डिवाइड करना। इन सिंपल वर्ड्स इमेजिन करो, तुम दिवाली पर बहुत सारे पटाखे एक जगह रख देते हो और वहाँ पे आग लग जाती है तो सब खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम कुछ पटाखे घर के पीछे, कुछ घर के आगे या कुछ कहीं और छिपा देते हो तो नुकसान नहीं होगा। इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन, यानी सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखे जाते। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर तुम सारे पैसे इक्विटी यानी स्टॉक्स में लगा दोगे और अगर कभी मार्केट क्रैश हुआ तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, वो 50,000 स्टॉक्स में, 30 बॉन्ड में और 20 गोल्ड में लगा देगा। इससे रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी बैलेंस मिलता है। नंबर 3, आर्बिट्रेज, यानी एक ही एसेट को दो अलग जगह सस्ता महंगा देखकर इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना। इन सिंपल वर्ड्स ये एक इंस्टेंट प्रॉफिट का जुगाड़ है। एक ही चीज़ को एक जगह से सस्ते में खरीदो और उसी वक्त उसी चीज़ को दूसरी जगह महंगे में बेच दो। बिल्कुल रियल टाइम जुगाड़। एग्जाम्पल सोचो, तुम्हारे शहर में एक सब्जी मंडी है जहां आलू आपको 10 रुपये किलो मिल रहे हैं और वही दूसरी मंडी में वही आलू 12 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो तुम 100 किलो आलू 1,000 में यहाँ से खरीद कर 1200 में उस मंडी में बेच दोगे। 200 का नेट प्रॉफिट बिना कोई रिस्क के। शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक स्टॉक्स NSE पे अगर 100 का ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है वो स्टॉक BSE पे 100.2 का ट्रेड कर रहा हो। तो एक ट्रेडर NSE से 100 में खरीद कर उसे तुरंत BSE पर 100.9 में बेचकर एक छोटा सा प्रॉफिट कमा लेता है। ये मौका बहुत कम समय के लिए होता है। नंबर 4, एनुअल रिपोर्ट, यानी कंपनी का ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इन सिंपल वर्ड्स ये किसी कंपनी का ना एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। जैसे स्कूल में साल के एंड में तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आता है ना, जिससे तुम्हारे मार्क्स, अटेंडेंस और रिमार्क्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट कंपनी के साल भर का परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया पूरे साल में। एग्जाम्पल, तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो तुम उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पिछले साल उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और उनका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो हुआ और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उनके। ये एक तरह का कंपनी की ऑटोबायोग्राफी है जो हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके कि इस कंपनी में पैसा लगाना सेफ है या नहीं। नंबर 5, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ऑटो बाई सेल करना। इन सिंपल वर्ड्स ये ट्रेडिंग का शॉर्टकट है। इंसान की जगह यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेड करता है। इंसान को सोचने में और ऑर्डर प्लेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं लगता। कंप्यूटर को सीधी कंडीशन देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अगर एक X स्टॉक है, उसका प्राइस 2% गिर जाए तो 100 शेयर खरीद लेना। अब जैसे ही वो कंडीशन पूरी होगी कंप्यूटर तुरंत उस स्टॉक को बाई कर लेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, तुम एक ट्रेडर हो, ओके, और तुम्हें HDFC बैंक के शेयर्स खरीदने हैं। तुम अपने कंप्यूटर को ये बोलते हो कि भाई जब भी HDFC बैंक का शेयर 1500 से नीचे जाएगा तो 500 शेयर खरीद लेना। जैसे ही मार्केट में प्राइस 1500 से नीचे 495 तक आता है तो तुम्हारा प्रोग्राम खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देता है। इसमें इंसान के इमोशंस जैसे ग्रीड या फियर इंक्लूड नहीं होते और ये बहुत ही फास्ट, एकदम लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। नंबर 6, अल्फा, मतलब पोर्टफोलियो या स्टॉक की मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न दिखाने की मेजरमेंट को कहते हैं अल्फा। इन सिंपल वर्ड्स ये है एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का मेडल। सोचो तुम्हारे सारे दोस्तों ने एग्जाम में 80% मार्क्स लिए और तुम बड़े होशियार, तुम 90% मार्क्स लिए। वो जो 10 एक्स्ट्रा परसेंट है ना, 10% एक्स्ट्रा है ना, वही तुम्हारा अल्फा है, यानी मार्केट से बेटर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल के लिए
इस स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने पिछले साल मान लेते 10% का रिटर्न दिया और वहीं तुम्हारे पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न दिया, तो ये जो 5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है ना आपको पोर्टफोलियो पे, इससे हम कहते हैं अल्फा। इसका मतलब है कि तुमने मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस किया, तुम्हारे पोर्टफोलियो ने मार्केट से अच्छा रिटर्न आपको दिया, इसे कहते हैं हम लोग अल्फा। नंबर 7 AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी ये वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है, जैसे कि SDFC, AMC, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स ये म्यूचुअल फंड्स का प्रिंसिपल है एक तरह से, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल पूरा स्कूल मैनेज करता है ना, वैसे ही AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सारे म्यूचुअल फंड्स को एक साथ मैनेज करती हैं। इन्वेस्टर्स के पैसे कलेक्ट करके उनको सही जगह इन्वेस्ट करना, ये सब का सब AMC का काम होता है, राइट। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कि तुम SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो SBI म्यूचुअल फंड को चलाने वाली कंपनी का नाम है SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, राइट। तो यही AMC है। ये कंपनी तुम्हारे और हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे को एक जगह इकट्ठा करती है और फिर उनको अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड में लगाती है। AMC डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं और कौन से स्टॉक्स बेचने हैं। बेसिकली तुम्हारे पैसे इनके हाथों में होते हैं और ये अपने हिसाब से टेक्निकल स्किल्स और रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, राइट। नंबर 8 AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, मीन्स म्यूचुअल फंड का एक तरह से रेगुलेटर बॉडी है इंडिया के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स ये एक तरह से मान लो जैसे कि ये म्यूचुअल फंड्स का पुलिस है, जैसे ट्रैफिक पुलिस रूल्स फॉलो कराती है सभी के लिए, वैसे ही AMFI इंडिया में सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कराती है। इनका मेन काम होता है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करना, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। एग्जाम्पल, जब तुम कोई म्यूचुअल फंड का ऐड देखते हो ना, तो उसके एंड में लिखा होता है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, या फिर रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये सब AMFI के रूल्स हैं। AMFI ये भी दिखाती हैं कि कोई भी AMC झूठ ना बोले, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे और इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग बिल्कुल ना करे। एक तरह से ये इन्वेस्टर्स के लिए ना गार्डियन का काम करती है। नंबर 9 AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब है कि मार्केट बंद होने के बाद ऑर्डर प्लेस करना जो अगले दिन एग्जीक्यूट होगा, उसे हम कहते हैं AMO। आसान भाषा में समझाता हूँ एकदम। सोचो तुम दोस्तों के साथ PUBG खेल रहे हो और मार्केट बंद हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक स्टॉक का नाम आ गया अचानक से और तुम उसे खरीदना चाहते हो, बट अब मार्केट बंद हो चुका है, तो कैसे खरीदोगे आप? तो तुम AMO प्लेस करोगे। ये ऑर्डर मार्केट बंद होने के बाद लगाया जाता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट खुलता है तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल से समझते हैं, राइट। शाम के 5 बजे हैं और मार्केट बंद हो चुका है और तुम टीवी पर एक न्यूज़ देखते हो कि टाटा मोटर्स का शेयर जो है ना कल काफ़ी ऊपर जा सकता है, राइट। तो तुम सोचते हो कि यार अभी 600 चल रहा है, कल इसको 605 पर मैं खरीद लूँगा। अभी तो मार्केट बंद हो चुका है, तो आप कैसे करोगे? इसलिए अब तुम AMO प्लेस कर देते हो। कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा तुम्हारा ऑर्डर 605 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर उस प्राइस पर सेलर्स मिल गए तो। ये उन लोगों के लिए होता है जो जॉब करते हैं, फिर जो दिन में ट्रेडिंग नहीं कर पाते, राइट। तो इनके लिए परफेक्ट होता है ये। नंबर 10 ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिपिट। इंडियन कंपनीज के शेयर जो US मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे कि इन्फोसिस का ADR, इन्हें हम कहते हैं ADR। इन सिंपल वर्ड्स ये इंडियन कंपनीज का एक तरह से पासपोर्ट है। जैसे हम इंडियन पासपोर्ट से ही विदेश घूमने जा सकते हैं ना, उसके बिना नहीं जा सकते हम लोग, तो वैसे ही इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स ADRs के थ्रू ना US मार्केट में बेचते हैं। इससे अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं बिना इंडिया आए। एग्जांपल, इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है, राइट। अब अमेरिका में बैठा एक इन्वेस्टर्स इन्फोसिस के शेयर्स खरीदना चाहता है। वो इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट सीधे स्टॉक्स नहीं खरीद सकता, तो इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस ने अपने शेयर्स ADRs के रूप में US मार्केट में, जो नेस्डैक वहाँ का मार्केट है, उसमें लिस्ट कर दिए। अब वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्फोसिस ADR खरीद सकता है। ये एक तरह से इंडियन कंपनीज का US में ट्रेडिंग वर्जन होता है। 11 ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। मीन्स ये ना एक IPO अप्लाई करने का सेफ मेथड है, जिसमें पैसा आपके अकाउंट में ही ब्लॉक रहता है, कंपनी के पास नहीं जाता जब तक कि आपको अलॉटमेंट ना हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स IPO अप्लाई करने का सेफेस्ट तरीका। सोचो तुमने किसी बाइक की प्री बुकिंग की, राइट। जब तक तुम्हें वो बाइक मिल नहीं जाती तुम उसकी पूरी पेमेंट नहीं करते, बस कुछ एडवांस दे देते हो उसको। ASBA भी वैसे ही है, पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक रहता है, कंपनी के पास नहीं जाता। अगर तुमको उस IPO के शेयर्स मिल गए तो पैसा डिडक्ट होकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच जाएगा, नहीं मिले तो पैसा तुरंत अनब्लॉक हो जाता है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, LIC का एक IPO आया और तुम ना उसमें अप्लाई करना चाहते हो। तुम 15,000 के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो। अब ASB के थ्रू तुम्हारा जो बैंक है वो 15,000 को ब्लॉक कर देता है।
ये पैसा तुम अभी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से निकलेगा भी नहीं क्योंकि आपने IPO में अप्लाई कर दिया है। अगर तुम्हें इसके IPO के शेयर्स LIC के मिल गए तो 15,000 आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पहुँच जाएगा। अगर नहीं मिले तो ये पैसा ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा और तुम इसे फिर से यूज़ कर सकते हो। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन होती है IPO में अप्लाई करने के वक्त। नंबर 12, एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM। इसका मतलब है कि AMC या म्यूचुअल फंड के पास टोटल इन्वेस्टर्स का कितना पैसा है, उसे बोलते हैं AUM। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी या AMC के पास टोटल इन्वेस्टर्स का पैसा है। जैसे एक स्कूल के पास सारे स्टूडेंट की फ़ी मिलाकर कितना पैसा है, वैसे ही AMC के पास सारे इन्वेस्टर्स का मिलाकर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, उसे बोलते हैं AUM। एग्जाम्पल, HDFC म्यूचुअल फंड का AUM 5 लाख करोड़ का है। इसका मतलब है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने सारे इन्वेस्टर्स से मिलाकर अब तक 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करवा रखे हैं, राइट। तो ये जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ही कंपनी का साइज़ बड़ा और पावरफुल माना जाता है। जितना बड़ा AUM उतनी बड़ी कंपनी और उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट होता है एक इन्वेस्टर्स के बीच में, राइट। नंबर 13, ऑथराइज्ड कैपिटल यानी एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है अपनी लाइफ में। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक कंपनी की मैक्सिमम शेयर इशू यानी कि वो कितने शेयर इशू कर सकती है, मैक्सिमम शेयर इशूइंग कैपेसिटी है। एक कंपनी अपनी लाइफ में लीगल तरीके से एक लिमिट से ज़्यादा शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। एक तरह से ये एक कंपनी का फाइनेंशियल सीलिंग है, मतलब एक सीलिंग यानी कि कह सकते हो बाउंड्री एक तरीके से। एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं, राइट। एयरटेल ने जब अपनी कंपनी बनाई थी ना, तो उन्होंने ऑथराइज कैपिटल 50,000 करोड़ रखा था। इसका मतलब है कि एयरटेल अपनी लाइफ में मैक्सिमम 50,000 करोड़ तक के शेयर से इशू कर सकती है। अगर उनको इससे ज़्यादा शेयर इशू करने हैं तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ये लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। ये एक लीगल बाउंड्री होती है हर कंपनी के लिए। नंबर 14, एवरेज कॉस्ट मींस टोटल खरीदी वैल्यू डिवाइड बाई शेयर्स की क्वांटिटी। एग्जांपल, ये तुम्हारे शेयर्स की एवरेज कॉस्ट है। सोचो तुमने एक स्टॉक 100 में खरीदा और कुछ दिन बाद 120 में खरीदा, तो तुम्हारे पास दो अलग अलग प्राइस पर खरीदे हुए शेयर्स हैं। एवरेज प्राइस क्या करेगा, एवरेज प्राइस दोनों को मिलाकर तुम्हारी एक सिंगल कॉस्ट बता देगा। एग्जाम्पल, तुमने टाटा के 10 शेयर 100 के प्राइस पे खरीदे, राइट। 1,000 टोटल इन्वेस्टमेंट किया आपने। कुछ दिन बाद वही शेयर आपने 110 पे खरीद लिया, यानी टोटल अब इन्वेस्टमेंट आपने 1100 का किया। तो अब तुम्हारे पास टोटल 20 शेयर्स हो गए। तुम्हारा एवरेज प्राइस कितना निकल के आएगा? 1,000 प्लस 1100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 2100 डिवाइड बाई 20 यानी कि 105 रुपये। अब तुम्हारे सारे शेयर्स 105 की एवरेज कॉस्ट पर है, इसे कहते हैं हम एवरेज कॉस्ट। नंबर 15, एट द मनी ऑप्शन मींस ऑप्शन जिसमें स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस लगभग बराबर होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ना बीच बीच का मामला है। सोचो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, राइट, और करंट स्कोर 150 है। अगर तुम बैट लगाते हो कि स्कोर 150 ही रहेगा तो तुम एट द मनी पर हो। एग्जाम्पल समझते हैं स्टॉक मार्केट के टर्म में, राइट। रिलायंस का एक शेयर्स का प्राइस 2500 है और तुम 2500 का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। अब अगर करंट शेयर प्राइस 2500 और तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस 2500 दोनों एकदम बराबर है ना, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एट द मनी। अगर शेयर प्राइस 2501 हो गया तो तुम्हारा ऑप्शन इन द मनी में हो जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 16, एन्युटी मींस ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको एक रेगुलर फिक्स इनकम आती रहे। मोस्टली रिटायरमेंट के बाद ये प्लान्स आपको मिलते हैं कई स्कीम्स में। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो पेंशन की तरह काम करती है। जैसे कि इसमें अगर तुम एक लमसम में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद तुमको हर महीने या हर 3 महीने हर साल में एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा रहोगे। एग्जाम्पल, तुम 60 साल की उम्र में एक रिटायरमेंट लेते हो, राइट, और तुमने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से 20 लाख एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी तुमको हर महीने 15,000 लाइफ लॉन्ग देती रहेगी, चाहे तुम 80 साल जियो या तुम 100 साल जियो, जब तक आप जियोगे आपको पैसे देती रहेगी। ये रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक मास्टर पीस मास्टर स्ट्रोक्स होता है, राइट। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, NPS हो गए, म्यूचुअल फंड्स भी है, तो बहुत सारी एक्सिस बैंक, तरह तरह के बैंक के हर तरह के प्लान होते हैं जहाँ पे आप एक लमसम पैसा देते हो और आपको वो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट देने का प्रॉमिस या फिर उनके प्लान्स में ऐसा होता है। 17, ऑडिट। इसका सीधा सा मतलब है गाइस कंपनी के अकाउंट्स की वेरिफिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स, ये कंपनी के हिसाब किताब की एक तरह से पुलिस चेकिंग करती है। ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, ऑडिटर चाहे गवर्नमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई सी भी हो सकती है। ये कंपनी में आती है और कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इनकम, एक्सपेंस, प्रूफ, ये सबको चेक करती है ताकि ये पता चल सके कि सब कुछ सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनी के अंदर हो रहा है या नहीं, कोई धोखेबाजी या कोई धांधली तो नहीं हो रही है। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में जब इंस्पेक्टर आते थे ना एग्जाम टाइम पे, तो वो तुम्हारे बैग्स, कॉपी और यूनिफॉर्म चेक करते थे। वैसे ही जब कंपनी में ऑडिटर आते हैं ना, तो वो कंपनी के लेजर्स, बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर कुछ गलत मिला
तो वो रिपोर्ट में बताता है और इससे इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट आता है कि कंपनी का जो हिसाब किताब है सब सेफ है और जो भी है वो सब ट्रांसपेरेंस है, राइट। नंबर 18 एसेट क्लास, यानी ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, क्रिप्टो। इन सिंपल वर्ड्स टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये। जैसे स्पोर्ट्स में अलग अलग कैटेगरी गेम होता है ना, क्रिकेट होता है, बैडमिंटन, फुटबॉल होता है, टेनिस होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी अलग अलग कैटेगरी को एसेट क्लास कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल इक्विटी, स्टॉक्स, डेब्ट यानी बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, ये सब अलग अलग एसेट क्लास हैं। हर एसेट क्लास का अपना रिस्क और रिवॉर्ड अलग अलग होता है। इक्विटी ज़्यादा रिस्की है पर रिटर्न ज़्यादा है, डेब्ट कम रिस्की है तो रिटर्न थोड़ा कम है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है जिससे रिस्क डिवाइड हो जाए, यानी ये एकदम डाइवर्सिफिकेशन जितना अच्छा होगा उतना रिस्क आपका कम होगा। 19 नंबर अलॉटमेंट, जो आईपीओ में होता है। मींस जब आईपीओ के शेयर्स इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, उसे कहते हैं अलॉटमेंट। इन सिंपल वर्ड्स आईपीओ अप्लाई करने के बाद जब शेयर्स, स्टॉक्स जो हैं वो तुम्हारे अकाउंट में आते हैं तो उससे प्रोसेस को हम अलॉटमेंट कहते हैं। ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप कोई आईपीओ अप्लाई करते हो तो आईपीओ में एक बिड लगाते हैं, तो जिसको स्टॉक मिलते हैं ना, वो अगर स्टॉक आपके अकाउंट में आते हैं तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट। एग्जाम्पल, जोमेटो को आईपीओ आया, 10 करोड़ शेयर्स थे और 100 करोड़ शेयर्स की डिमांड आई। अब डिमांड ज़्यादा है तो सबको शेयर्स नहीं मिलेंगे। कंपनी कंप्यूटर के थ्रू एक लॉटरी सिस्टम से इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करती है। जिनको शेयर्स मिल गए उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा, जिनको शेयर्स नहीं मिले वो आगे से मार्केट में खरीद सकते हैं। मतलब जब स्टॉक लिस्ट हो जाएगा उस पर एक्सचेंज पे तो वहाँ पे खरीद सकते हैं। ये लॉटरी जैसे फीलिंग देता है एक तरह से आईपीओ टाइप, राइट। तो गाइज अभी हम आ गए इस वीडियो के लास्ट टर्म यानी एक्विजिशन पे, 20 नंबर पे। इसका सिंपल सा मतलब है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है ना, खरीदती है पूरी तरीके से, तो उसे एक्विजिशन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जब एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा खरीद लेती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको हम। जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। अब फ्लिपकार्ट के सारे एसेट्स हैं, एम्प्लॉय हैं, ब्रांड है, सब कुछ वॉलमार्ट का हो गया। यानी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। इससे वॉलमार्ट इंडिया में भी अपना बिजनेस बढ़ा पाया, तो इसे कहते हैं एक्विजिशन। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 1, जहां आपने पढ़े स्टॉक मार्केट के 20 एक से शुरू होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें से कुछ आपने पहले पढ़े होंगे, कुछ आपने आज सीखे होंगे और आपके नॉलेज का जो आपका जो भंडार है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो हुआ होगा, आई एम श्योर। तो अब मिलते हैं हम लोग परसों एपिसोड नंबर 2 में, जहां पे हम पढ़ेंगे 20 से स्टार्ट होने वाले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्टॉक मार्केट, जो आपके नॉलेज के भंडार को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं परसों एपिसोड नंबर 2 में।